लहू ना हो तो कलम तजुर्बा नहीं होता, लहू ना हो तो कलम तजुर्बा नहीं होता, हमारे दौड़ में आंसू जमा नहीं होता। लहू ना हो तो कलम तजुर्बा नहीं होता, हमारे दौर में आंसू जमा नहीं होता। वसीम बरेलवी का शेर है कि वसीम सदियों की आंखों से देखिए मुझको, वसीम सदियों की आंखों से देखिए मुझको, वो लफ्ज हूं जो कभी दास्तां नहीं होता, वो लफ्ज हूं जो कभी दास्तां नहीं होता। नमस्कार, मैं कवि नीलेश स्टार्स ऑफ बेगूसराय के इस खास मुहिम में कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय के आज हमारे बीच जो मुख्य अतिथि के रूप में हैं वो राधेश्याम जी हैं, जो एक संस्था भी चलाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और एक जाने माने कवि भी हैं। बहुत सारी कविताएं रचनाएं इनकी प्रकाशित होते रहती है। तो हम राधेश्याम जी से आज रूबरू होंगे और आप तमाम लोग भी इनसे रूबरू हों। नमस्कार राधेश्याम जी, यूं तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन आप अपना एक परिचय देते तो हमें और अच्छा लगता, क्योंकि आप एक कलाकार भी हैं, एक कवि भी हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपना परिचय अपने शब्दों से दें। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी। सबसे पहले मैं केबी स्टूडियो में बुलाने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही केबी स्टूडियो पूरे टीम और खासकर डॉक्टर रोशन कुमार जी को मैं तहे दिल से पूरे बेगूसराय के युवाओं की ओर से मैं शुक्रिया अदा और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बेगूसराय ज़िले को, युवाओं को क्या कहते हैं, उसको प्रोत्साहन दिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, युवाओं को आज कितना कठिन होता है किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने में? देखिए, युवाओं को, युवा ही नहीं, हर एक क्षेत्र में हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ संघर्ष करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। निजा फाजली का एक बहुत अच्छा शेर है कि सफ़र में धूप तो होगी यदि चल सको तो चल, सफ़र में धूप तो होगी ही यदि चल सको तो चलो, नहीं, सफ़र में धूप तो होगी ही यदि चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में यहाँ यदि निकल सको तो चलो। इसलिए कठिनाई तो होती है और संघर्ष भी करना पड़ता है। इसलिए मैं अपनी एक मुक्तक बोलता हूँ कि संघर्ष ही जीवन है अगर तो इसके बिन भी क्या जीना है, संघर्ष ही जीवन है अगर तो इसके बिन भी क्या जीना है, जो चले चीर तूफानों को सच पूछ वही तो क्या बात है, बहुत अच्छा सर। सर, आप गांव में एक संस्था भी चलाते हैं, तो वो किस तरह की संस्था है? अगर हम दर्शकों तक पहुंचाते तो ये बड़ी बात होती। देखिए, मैं भी गांव में रह के पढ़ा हूं। मैं एक साधारण किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं और जो हमको मतलब पढ़ने में जो परेशानी हुई है गांव में, जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, नहीं तो हम चाहते हैं आगे हमारी जो अगली पीढ़ी हैं वो दिक्कतों का वो सामना नहीं करना पड़े। गांव में समाज में शिक्षा की जो अभी स्तर है वो नीचे चली गई है। हम जब स्कूल में विजिट करते हैं, विजिट किए तो वहाँ के देखे कि बच्चों में ठीक है, शक्ति है, क्षमता है, लेकिन एक उत्साह की कमी है। नहीं तो हम सिर्फ उसको उत्प्रेरक का काम करना चाहते हैं ताकि बच्चे को हौसला बढ़ाया जाए। यही सोच के मैं अपनी एक राजापुर शिक्षा दर्शन के नाम से स्वयंसेवी संस्था का निर्माण, अभी नवनिर्मित संस्था है, इसको आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं और उसी के अंतर्गत बच्चों को जो प्रोत्साहन, सिर्फ हम प्रोत्साहन करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उपहार देते हैं और बच्चे आगे आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सर। सर, एक चीज पूछना था कि अगर आज के साहित्य को देखें तो ये बहुत निम्न स्तर की तरफ जा रहा है, तो इसमें क्या वजह है कि ये निम्न स्तर की तरफ जा रहा है और इसको आगे बढ़ाने में क्या चीज सहायक भूमिका अदा कर सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि समाज और साहित्य ये दोनों आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। यदि समाज को हम शरीर कहें तो साहित्य को आत्मा कहा सकते, तो साहित्य के बगैर समाज की मतलब परिकल्पना हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन समाज में जो व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, समाज से आगे उभरते हैं, तो उसमें क्या होता है, समाज साहित्य का ये मतलब होता है कि सभी का समान हित करना। जो साहित्य से ओरिजिनल व्यक्ति जुड़े हुए हैं वो किसी का बुरा नहीं सोचते हैं और अपना निहित स्वार्थ के लिए भी नहीं सोचते हैं। वो क्या कहते हैं, सभी के हित की समान मतलब हित की बात करते हैं, सभी के लिए बात करते हैं। और जहाँ पर साहित्य में स्वार्थ आ जाएगा तो वहाँ तो प्रॉब्लम होगी ही। इसलिए क्या कहते हैं, ये साहित्य में स्वार्थ अगर आ गया तो मतलब इसका पतन निश्चित, उसकी पतन होती है। इसलिए मतलब साहित्य में हम जितने भी साहित्य के हमारे दोस्त हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि साहित्य का मतलब अगर आप साहित्य से जुड़े हैं इसके मान और मर्यादा का ख्याल रखें।
जी सर, साहित्य का मतलब ही होता है कि शब्दों का हित, और साहित्य में राजनीति देखने को मिलता है। वर्तमान दौर की बात करें तो साहित्यकारों के बीच बहुत बड़ी राजनीति का रोज दिन आवागमन होते रहता है। तो आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसको हम नकार नहीं सकते हैं कि साहित्य में राजनीति होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन वो पूर्ण रूपेण साहित्यिक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है। वो सिर्फ एक स्टंट है जो कि साहित्य के माध्यम से अपने आप को चमकाना चाहते हैं। जो ओरिजिनल साहित्य से जुड़े व्यक्ति होंगे वो इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे, उसका खंडन करेंगे। सर, नए दौर में नए कवियों को मंच मिलने में बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, संघर्ष तो करना पड़ता ही है, सभी को करना पड़ता है, सभी क्षेत्र में करना पड़ता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसलिए संघर्ष तो अपने आप को हमेशा स्थापित करना ही पड़ेगा, आपको साबित करना पड़ेगा, तभी आपको कहीं पर भी स्थान मिलेगा। मैं इस माध्यम से युवाओं को यही संदेश सुनाना चाहूँगा कि अपने मुक्तकों के माध्यम से कि पंखों को यूं ना मोड़ के रख, क्या मेरा चर्चित ये पंक्ति है कि पंखों को यूं ना मोड़ के रख, जवाना तो उड़ान देखता है। पंखों को यूं ना मोड़ के रख, जवाना तो उड़ान देखता है, तेरे आने की राह बाहें फैलाए आसमान देखता है, और मुझे मालूम है तू मंजिल फतह कर ही लौटेगा। मुझे मालूम है तू मंजिल फतह कर ही लौटेगा, तेरे जज्बा और जिद को आज सारा जहान देखता है। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। एक साहित्यकार की भूमिका में आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं? देखिए, मैं तो अभी सीख रहा हूँ साहित्य के क्षेत्र में, मुझे आप ही नहीं आता है, अभी मैं स्टार्ट ही किया हूँ। इसमें बहुत सारे त्याग करना पड़ता है, इसमें बहुत सारे अध्ययन करना पड़ता है, और मैं क्या कहते हैं इसमें सीखूंगा और अपनी हर संभव प्रयास करूंगा कि मैं अगले पीढ़ी को कुछ ना कुछ शिक्षा के क्षेत्र में दूं, क्योंकि मुझे शिक्षा और साहित्य से बहुत बड़ा बचपन से ही लगाव है, और मैं अध्ययन और अध्यापन करने में बहुत रुचि रखता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ अपने जो अगले पीढ़ी हैं उनको मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ देना चाहता हूँ, और साहित्य के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। बहुत अच्छा सर, आप हमेशा बच्चों की बात करते हैं, लेकिन बड़े कवियों के साथ युवा कवियों को सामंजस्य बैठाने में बहुत कठिनाई होती है। तो ये कठिनाई को किस तरह से दूर किया जाए, या ये क्यों होता है? देखिए, इसके विषय में तो मैं ज़्यादा नहीं अभी विश्लेषण करना चाहूँगा, लेकिन समझता नहीं होती है, लेकिन होती भी है। हम जहाँ भी मंच पर जाते हैं तो हमको ज़्यादा प्यार मिलता है अपने से सीनियर कवि को, तो छोटे कवियों को भी चाहिए कि वो उनकी भावना का कदर करें, और क्या कहते हैं अपने आप को समझें, अपने गलतियों को सीखें, गलतियाँ जो बताते हैं उसको सुधार करें, और उनको चुनौती ना दें, उनसे सवाल मतलब ज़्यादा नहीं करें, और जो वो कहते हैं उनसे सीखें, तो समझता बैठेगी, प्रेम से रहें आपस में। जी सर, कितने दिन में एक साहित्यकार का निर्माण होता है? देखिए, साहित्य का निर्माण तो बहुत दिन में होता है। साहित्यकार मतलब बहुत जल्दी तो इतना आसान नहीं है। साहित्य को समंदर कहा गया है, सागर है। साहित्य में तो क्या कहते हैं, अथाह है ये साहित्य, इसके लिए इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। सर, गोपाल दास नीरज की एक पंक्ति है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो एक कवि बनने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और इसको जीवन यापन के क्षेत्र में आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कवि का जो रास्ता है, साहित्य का जो रास्ता है, नहीं खासकर कवि नहीं तो साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। नहीं तो सिर्फ दर्पण ये जो है वो कोरा दर्पण नहीं है कि हम किसी को सामने रख दिए, उसका चरित्र का चित्रण हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में है जो अगर कहीं खामी है, कहीं कमी है, तो उसका उचित रास्ता भी साहित्य को ही देना पड़ता है, दूसरा कोई व्यक्ति दे नहीं सकता है। जो शिक्षा से जुड़े हैं, जो साहित्य से जुड़े हैं, उन्हीं को निकालना पड़ता है। और मैथिली शरण गुप्त का अच्छा सा पंक्ति है कि क्या कहते हैं, केवल मनोरंजन करना ही ना कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन करना ही ना कवि का कर्म होना चाहिए, इसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। और इसीलिए कवि का सब बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं, इसलिए और उसका अपना एक ओहदा है, उसका एक सम्मान है, इसलिए इसका सम्मान की मर्यादा है, उसकी रक्षा करें कवि, और अपने समाज को आगे बढ़ाएं साहित्य के क्षेत्र में। सर, सरकार के विपक्ष में कविता लिखना कितना कठिन है? एक मुश्किल दौर है सरकार के विपक्ष में लिखने पर, तो आप किस रूप में देखते हैं इसको?
देखिए, यही तो हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। नहीं, यहाँ पे भारत में जो है लोकतंत्र है, यहाँ पर बोलने पर क्या कहते हैं कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ तो लोग क्या कहते हैं देश के विरोध भी नारा लगा के उसको कुछ नहीं हो पाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, आपको खुला है, कलम खुली हुई है, कलम खुली है, आपको जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, इसमें कोई रोक ठोक नहीं है। और क्या कहते हैं अच्छी बात है, ये लोकतंत्र की क्या कहते हैं खासियत है हमारे भारत की। सर, आप एक जाने माने कवि हैं, हम चाहते हैं कि कुछ पंक्तियां आप अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, जिससे कि दर्शक भी आपकी कविता सुने और अपने आप को एक एनर्जेटिक महसूस करवाएं। जी, मैं तो मतलब वीर रस पे भी हम गाए हैं, श्रृंगार रस पे भी गाए हैं। तो मैं क्या कहते हैं एक तो जो सामाजिक मुद्दा है जी, समाज, क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए हैं और सामाजिक मुद्दे पर भी हम लिखते हैं। सिर्फ कुछ मुक्तक मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि चमन में खिलाया फूल हाथों से अपने सींच कर, चमन में खिलाया फूल हाथों से अपने सींच कर, कैसे देखते रहें कोई जाए इसे पीस कर, कैसे देखते रहें कोई जाए इसे पीस कर, मिटा दो यदि बाग में गर आए कोई चोर हो, मिटा दो यदि बाग में गर आए कोई चोर हो, क्योंकि सर्प को कुचलने वाले आज का तुम मोर हो, सर्प को कुचलने वाले आज का। बहुत बढ़िया भाई। और आज के कवियों में मंच मिलने में एक बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो क्या वरिष्ठ कवि आज के नवयुवक को, बच्चों को मंच देना चाहते हैं या देते हैं? बिल्कुल, ये अच्छी प्रश्न है। मिलता भी है और अपने आप को पहले साबित करना पड़ता है। आप अगर मंच के लायक हैं, आप में अगर क्वालिटी है, तो निसंदेह आपको प्यार मिलेगा बड़े कवियों से। और उनका प्यार ही नहीं बल्कि आशीर्वाद भी मिलता है और मिलता है, ये तो मुझे पूरा विश्वास है जी। सर, आप पहला मंच कवि सम्मेलन का कब किया था? मैं पहला जो क्या कहते हैं हमारे साथी हैं कवि नीलेश जी, उनके माध्यम से हम डॉक्टर रविशंकर सिंह के यहाँ होली मिलन समारोह में पहली मंच पर वहाँ पर शिरकत किए थे और वो जो अनुभव है बहुत सुखद रहा। सर, आप आए दिन कवि सम्मेलन करते हैं, क्या नहीं लगता कि बाल कवियों को भी कवि सम्मेलन में मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि तमाम जो हमारे वरिष्ठ कवि हैं वो आयोजन कराएं आगे बढ़ के बाल कवियों को। और हमारे जो गांव में प्रतिभा छुपी हुई है, गांव में जो किसान के बच्चे हैं, जो क्या कहते हैं पिछड़े हुए क्षेत्र के बच्चे हैं, उसमें भी बहुत सारे प्रतिभा हैं। हम गांव जाते हैं, उसे बैठते हैं, बात करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो हमको लगता है कि सब आगे निकले, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता है गांव में। इसलिए मैं इसी विषय को सोचकर मैं संस्था का भी निर्माण किया हूं, ताकि बच्चे को आगे प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और जो अच्छे प्रतिभावान मतलब बच्चे हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। सर, आप अपनी संस्था का जिक्र कर रहे हैं, तो इस संस्था की शुरुआत कैसे हुई और फिर ये आगे कैसे बढ़ रहा है अभी? देखिए, ये मतलब क्या कहते हैं, ये संस्था की शुरुआत मैंने स्वयं किया है और अभी तक मैं स्वयं ही इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। फिलहाल क्या कहते हैं बहुत सामाजिक व्यक्ति का साथ में है, लेकिन अभी शुरुआत है, नहीं तो धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। और जब हम एक बार स्कूल पर गए थे वहाँ पे देखने के लिए, तो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अन्य बच्चे भी पढ़ते हैं, तो देखे कि बच्चे में क्षमता है नहीं, लेकिन उसका जो है सही से निखारने की ज़रूरत है। उसको प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा है, बच्चों को सही दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है, नहीं उसको प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, नहीं। तो मैंने एक क्या कहते हैं प्रतियोगिता करवाया और जो बच्चे थे वहाँ पे टॉप 10 बच्चे थे, उसको क्या कहते हैं मैंने पुरस्कृत किया। और उसके बाद बच्चे सब बहुत अच्छे से पढ़ने पर ध्यान भी दिया। मैंने क्या कहते हैं कुछ किताब बुक्स भी लेके बच्चे को गणित की भाषा जैसे है, विज्ञान की भाषा है या केमिस्ट्री की भाषा है, उसको बच्चे को उपलब्ध कराया अपनी संस्था की ओर से, ताकि जो गरीब बच्चे हैं जिसको क्या कहते हैं उपलब्ध अभी भी नहीं हो पाते हैं किताब, या जो क्या कहते हैं आलस से बच्चे नहीं खरीद पाते हैं, नहीं बाजार नहीं आ पाते, उसको मैंने उपलब्ध किया और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं सही दिशा में। सर, समाज में एक शिक्षक की भूमिका में भी आप हैं, तो समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, उसको आप किस तरह से ख़त्म करना चाहते हैं? बिल्कुल कुरीति है अभी भी समाज में, जैसे क्या कहते हैं
भेदभाव है। अभी भी गांव में देखते हैं बच्चे को, जो लड़के होते हैं उनको प्राइवेट स्कूल में भेजा जाता है और जो बच्चियां होती हैं उनको सरकारी स्कूल में भेजा जाता है। आप जाके विजिट कीजिए किसी भी सरकारी स्कूल में, तो वहाँ लड़के की संख्या की अपेक्षा लड़कियों की संख्या सबसे ज़्यादा रहती है। 80-90%, 100% लड़कियाँ आती है स्कूल पढ़ने के लिए और अच्छा परफॉर्मेंस करती है, लेकिन लड़के नहीं आते हैं, वो प्राइवेट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये बहुत मतलब बुरी कुरीति है, विडम्बना है कि हमारे सरकार इतनी खर्चा कर रही है, फिर भी जो किसान हैं वो खेत बेच के, अपने तन को बेच के, बहुत चीज़ को बेच के वो बच्चे को प्राइवेटाइजेशन की ओर भेज रहे हैं और सरकारी संस्था का लाभ नहीं उठा रहे हैं। सर, आप युवा कवि हैं, तो युवाओं के बारे में कुछ ना कुछ नया सोच आपके पास होगा। एक कवि हमेशा अलग सोचता है भीड़ से, तो आप युवाओं के लिए वर्तमान समय में क्या सोच रखते हैं? हम युवाओं के लिए यही सोच रखते हैं कि वो आगे आएँ, डरे नहीं, निश्चित होकर आगे बढ़ें। जमाना उसके साथ है। और मैं अपने मुक्तक के माध्यम से कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ युवाओं के लिए कि जिंदगी के इस समर में यदि जीतने की चाह है, क्या बात है, जिंदगी के इस समर में यदि जीतने की चाह है तो तूफान क्या रोके उसे हर जगह हर रहा है। जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। जिंदगी के इस समर में यदि जीतने की चाह है तो तूफान क्या रोके उसे हर जगह हर रहा है। पग बढ़ाकर देख तू तोड़ कर उलझन सभी, क्या बात। पग बढ़ाकर देख तू तोड़ कर उलझन सभी, आज हर शख्सों का सिर्फ तुझ पर निगाह है, सिर्फ तुझ पर निगाह है। बढ़िया, बहुत बढ़िया आपका ये मुक्तक था। और सर, आप एक मध्यम वर्गीय किसान फैमिली से हैं, तो हमेशा कवि किसी न किसी द्वंद्व में जीता है और वेदना को लिखते रहता है। तो किसान की वेदना भी कहीं ना कहीं आपके दिल में सिहरन पैदा करती होगी। तो कोई ऐसी कविता जो किसान के लिए आप कहना चाहेंगे, जो कि उसके हाव भाव को दिखावे? तो हम चाहते हैं सर एक किसान के लिए एक कविता सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी किसान फैमिली से ही बिलोंग करते हैं और किसान ही हैं खासकर। तो हम जो पीड़ा किसान को होती है उसको अपनी कलमों से शब्दों में पिरोया है, और देखिए आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये आज का हिंदुस्तान है भैया, आज का हिंदुस्तान है। दाता खुद याचक बने हैं, दाता खुद याचक बने हैं, यही इनका पहचान है। ये आज का हिंदुस्तान है भैया, आज का हिंदुस्तान है। कभी दोपहरी में ये तपते अरमानों का डेरा है, सूखे तन हैं फटे हैं कपड़े, ये आज का हिंदुस्तान है भैया, आज का हिंदुस्तान है। दाता खुद याचक बने हैं, दाता खुद याचक बने हैं, यही इनका पहचान है। ये आज का हिंदुस्तान है भैया, आज का हिंदुस्तान है। करी दोपहरी में ये तपते अरमानों का डेरा है, सूखे तन हैं फटे हैं कपड़े, वक्त ने भी मुंह फेरा है। भ्रष्ट नेताओं के ये आगे, भ्रष्ट नेताओं के ये आगे, बेबस आज किसान है। ये आज का हिंदुस्तान है भैया, आज का हिंदुस्तान है। कभी इंद्र की जलधारा ने पेटों पर पानी फेर दिया, कभी इंद्र की जलधारा ने पेटों पर पानी फेर दिया, कभी दिवाकर की ज्वाला ने जला के सबने ढेर किया, कभी दिवाकर की ज्वाला ने जला के सपने ढेर किया। ना ही दर्द समझते नीचे, ना ही दर्द समझते नीचे, ना ऊपर भगवान है। ये आज का हिंदुस्तान है भैया, आज का हिंदुस्तान है। अपनों का परवाह नहीं है, जाई धन तो पराई है, हाथी ये आज किए हैं पीले, डोली घर से उठाई है। गिरवी रख दी अपने तन को, अरे गिरवी रख दी अपने तन को, और खेत खलिहान है। ये आज का हिंदुस्तान है भैया, आज का हिंदुस्तान है। दाता खुद याचक बने हैं, दाता खुद याचक बने हैं, यही इनका पहचान है। ये आज का हिंदुस्तान है भैया, आज का हिंदुस्तान है। अच्छे दिन ना आए इनके, ख्वाब ये सारे भूल गए,
वाह। अच्छे दिन ना आए इनके, ख्वाब ये सारे भूल गए, कर्जों के लंबी डोरी से लगा के फांसी झूल गए, कर्जों के लंबी डोरी से लगा के फांसी झूल गए। अरे शीश न दो कटने इनका, अरे शीश न दो कटने इनका, भारत का ये प्राण है, ये आज का हिंदुस्तान है भैया, आज का हिंदुस्तान है। दाता खुद याचक बने हैं, दाता खुद याचक बने हैं, यही इनका पहचान है, ये आज का हिंदुस्तान है भैया, आज का हिंदुस्तान है। और मैं अंत में क्या कहते हैं अपनी एक मुक्तक के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि खरा हर जगह है गमे जिंदगी में, कहीं प्यार मुझसे जता कर तो देखो। क्या बात है। खरा हर जगह है गमे जिंदगी में, कहीं प्यार मुझसे जता करते देखो, दिलो जान तुझ पे लौटा कर मैं रख दूं, कभी इस तरफ भी मुस्कुरा करते देखो, कभी इस तरफ बढ़िया भी मुस्कुरा कर देखो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे इस स्टूडियो में बुलाया। मैं सभी दर्शकों को चाहूँगा कि ये KB स्टूडियो है उसको सब्सक्राइब करें, हमारे जितने भी साथी हैं क्या कहते हैं इस चैनल को KB स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और डॉक्टर रोशन जी का जो है फेसबुक ऐप उसको फॉलो करें। सर हमारे KB स्टूडियो में आए, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, और इसी तरह कृपा दृष्टि बनाए रखें, और यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मेरे सभी साथियों, KB स्टूडियो का जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है स्टार ऑफ बेगूसराय। इसको आपसे अनुरोध है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मेरे साथियों, डॉक्टर रोशन कुमार जी का फेसबुक पेज है कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और लाइक करें, शेयर करें।